अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ख़ास वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। आइए शायरी सीखते हैं सीरीज़ में आज मैं बताने जा रहा हूँ गज़ल कहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ये तरीक़ा शायद आपको भी पसंद आए। तो चलिए हम जानते हैं कि हम आसानी के साथ किस तरह गज़ल कह सकते हैं। सबसे पहले किसी शायर का कोई मिसरा लें। याद रखें कि ऐसा मिसरा हो जिसका काफिया आसान हो। जी, इस बात का खास तौर से ख्याल रखना है कि अभी शुरुआती दौर में हम ऐसे ही मिसरों का इंतखाब करें जिसका काफिया आसान हो। फिर कम से कम 10 कवाफी को नोट कर दें। मिसाल के तौर पर, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, तो अंजाम अगर इसका काफिया आप लेते हैं तो अंजाम का 10 काफिया आप नोट कर लें। अंजाम, इनाम, नाम, शाम, दाम, बाम वगैरह कहीं पर उसको नोट कर लें और उसको रहने दें। फिर लिए गए मिसरे को 10 बार गुनगुनाए। ये बहुत ज़रूरी है। गुनगुनाने से ही बहर की पहचान होती है। अक्सर शोरा गुनगुना कर ही अपने शेर को मुकम्मल करते हैं। बहुत सारे लोग तो बहर के बारे में जानते भी नहीं, लेकिन इतनी अच्छी शायरी करते हैं कि लोगों को ताज्जुब होता है। जी, इस बात का मैं इतराफ़ करता हूँ और फिर आपसे कहता हूँ कि शायरी, बेहतर शायरी के लिए बहर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ज़रूरी नहीं है। अच्छी बात है आप जाने बहर को, आप जाने उरूज़ को, लेकिन बेहतर शायरी के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी ज़रूरी नहीं है। अब आगे जो कवाफी आपने लिए हैं उस पर कोई मज़मून बांधें। मैंने कहा था ना, अंजाम, नाम, शाम। अब शाम पे एक जुमला बनाएं आप, कोई जुमला कि शाम में क्या हुआ। देखिए इधर भी है, शाम पे रोना आया, तो काफिया और रदीफ दोनों का ध्यान रखना है। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, तो पे रोना आया, ये तो रदीफ है ना। तो दोनों को मिलाकर आप कोई जुमला बनाएं। शाम पे रोना आया, नाम पे रोना आया, काम पे रोना आया, दाम पे या जाम पे रोना आया, पैगाम पे रोना आया। तो आप जब जुमला बना लेंगे उस जुमले को आप सेट कर दें। मुझे पैगाम पे रोना आया, किसी को दाम पे रोना आया, किसी को नाम पे रोना आया। तो मैं ऐसे ही एक बता रहा हूँ जिसको तुकबंदी कहते हैं। बस ऐसे ही, उसमें बहर और वजन आप नहीं देखेंगे। कल किसी ने जब तेरा नाम मेरे सामने लिया तो पता नहीं क्या हुआ, मुझको तेरे नाम पे रोना आया। देख रहे, तुकबंदी तो हो गई ना। इसी तरह मुझे आज किसी ने कुछ कहा तो फिर अचानक न जाने क्यों तेरे पैगाम पे रोना आया। तो इस तरह जुमला आप सेट कर लें। जुमला जब आप सेट कर लेंगे, यानी जब मवाद आपके पास हो जाएगा, तो फिर उसको सेट करना आसान है। आपने देखा ही होगा सामान जो बनाते हैं, जैसे आपको कुर्सी बनानी है लकड़ी की, तो आप क्या करेंगे, पहले सारे सामान को एक साथ रखेंगे और रखने के बाद उसको सेट करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो ये सारे अल्फाज, ये ख्यालात जब आपके पास आ जाएंगे तो फिर इनको सेट करना बहुत आसान होगा। याद रखें, पहले दूसरा मिसरा ही बनाएं जिसमें काफिया हो। जी हाँ, इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहला मिसरा पहले बना लेते हैं। अब नाम पे रोना आया, इसको लोग भूल गए। इतना बेहतरीन मिसरा पहला बना दिया कि मैंने कल चांद को देखा तो ये एहसास हुआ। अब ये तो बना दिया, अब दूसरे के लिए ढूंढ रहे हैं कि इस पर कौन सा काफिया सेट करेगा, कौन सा काफिया सेट करेगा। याद रखें काफिया की तादाद बहुत कम है। अब उसमें काफिया को ढूंढ कर लाना, ये इंसान फंस जाता है इसमें। तो पहले आप दूसरा मिसरा ही बनाएं, पहला मिसरा नहीं बनाए, दूसरा मिसरा बनाए। और जब दूसरा मिसरा आप बना लेंगे तो फिर पहले मिसरे को उसमें सेट करना बहुत आसान होगा। उसके बाद पहला मिसरा मुकम्मल करें। जी हाँ, आज मैं बहुत पॉइंट की बात कर रहा हूँ आपसे, और जो अक्सर शोरा करते हैं, शुरुआती दौर में यही करते हैं। आगे जाने के बाद उनको आदत हो जाती है, लफ्ज़ तो खुद उनके पास आते हैं और कहते हैं मुझे इस्तेमाल कर लीजिए। ये बाद में सबके साथ होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जब शुरुआती दौर है तो शुरुआती दौर में लफ्ज़ से इंसान की जान पहचान नहीं होती है, तो उसे ढूंढना पड़ता है।
اگر آپ نے پہلا مصرع بنا لیا تو قافیہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ جی میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ پہلے آپ کو دوسرا مصرع بنانا ہے، اور دوسرا مصرع جب آپ بنا لیں گے تو پہلے مصرعے میں کوئی جملہ سیٹ کر دیں کہ مجھے نہ جانے کیوں مجھ کو تیرے نام پہ رونا آیا، تو اب اس میں کون سا جملہ سیٹ کر رہا ہے، تو وہ جملہ سیٹ کرنا، جملے کو ترتیب دینا آسان ہوگا، اور یہ شاعری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا خیال تو بہرحال رکھنا ہی چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں پر مشکل قوافی کیا ہو سکتے ہیں؟ جھوٹ، بند، پتنگ، درد، زور، عجائب وغیرہ۔ اب جھوٹ کا قافیہ آپ ڈھونڈیے تو جھوٹ، لوٹ، ٹوٹ، پھوٹ۔ اب اس کے علاوہ کہاں جائیں گے آپ؟ تب تو آپ پھنس گئے۔ بند، بند کا قافیہ اب ڈھونڈے، 2-3 سے زیادہ نہیں ملے گا۔ پتنگ، درد، سرد، مرد، گرد، فرد، اس کے بعد زور، شور، مور، چور، اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ عجائب وغیرہ وغیرہ۔ مطلب ایسے قوافی کا استعمال نہ کریں جو مشکل ہوں، کیونکہ جب مشکل قوافی ہوں گے تو اس پر شعر کہنا مشکل ہوگا۔ دیکھیے مشکل قوافی پر شعر اچھے بنتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن ان کے لیے یہ صحیح ہے جو اس میں ماہر ہیں۔ جو لوگ شروعات میں ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ آسان قوافی ہے آنا۔ اب دیکھیے آنا کو جب میں کہوں تو ایک ہی سانس میں 10-15 قوافی نکلیں گے۔ آنا جانا، کھانا پینا، ہنسنا رونا۔ رونا نہیں ہوگا، آنا جانا، کھانا، رلانا، ہنسانا، منانا، اڑانا، گرانا، سلانا، بہت سارے ہوں گے۔ اندر، باہر، ادھر، ادھر، کدھر، جدھر، بستر، بہت کچھ ہوں گے۔ آیا جایا، کھایا پیا۔ تو یہ سب جو ہے آنا، اندر، آیا، آؤ، آئے، ملا، محبت، یہ سب بہت آسان قافیہ ہے۔ ملی، یہ سب بہت آسان قافیہ ہے۔ شروعاتی دور میں آپ ایسے ہی قافیوں کو استعمال کریں تاکہ آپ کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ اب دیکھیے بشیر بدر کے بارے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بشیر بدر بہت آسان قافیہ لیتے ہیں اور بہت بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ یہ ان کی خوبی ہے کہ بہت آسان بچپن قافیہ لیا، بچپن، لڑکپن، آنگن، ساون، برتن، اور اس میں بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ تو کمال تو یہی ہے کہ قافیہ کوئی بھی ہو، آپ بات کچھ الگ طریقے سے کہیں، کچھ نئی بات کہیں۔ اب جو خاص بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اب اس کو دیکھیں، اس بات کا خیال رکھیں، قافیہ کا تعین پہلے شعر میں ہی ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں اور غلطی کر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے شعراء سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ قافیہ کا جو تعین ہوتا ہے وہ پہلے شعر میں ہوتا ہے، کیونکہ حرف روی، جس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ قافیہ کا سب سے پہلا حرف جو ہوتا ہے اسی کو حرف روی کہتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیں، تیرے جیسا اگر ملا کوئی، ملا، گلا، تو یہاں پر حرف روی کیا ہے؟ تو ملا، اس میں اگر قافیہ ہے تو ملا، گلا، تو حرف روی ہے لام، اور اس کے پہلے زیر کی شرط ہے۔ یہ بھی جان لیں، اعراب کی بھی شرط ہوتی ہے، اس میں صرف حرف سے کام نہیں چلے گا۔ حرف روی تو لام ہے، لیکن اگر شرط کے بارے میں بات کریں تو اس سے پہلے اس میں شرط کیا ہو گئی کہ اس سے پہلے زیر کا استعمال کیا گیا۔ تیرے جیسا اگر ملا کوئی، پھر نہ ہوگا کبھی گلا کوئی، تو حرف روی اس میں لام ہے، تو اب جتنے بھی اشعار ہوں گے اس میں آپ کو قافیہ لام میں لانا پڑے گا، یعنی اس کا حرف روی لام ہونا چاہیے۔ اس کا دوسرا شعر میں نے لکھا، مجھ کو خود سے ہی اب شکایت ہے، میرے حق میں کرے دعا کوئی۔ اب دیکھیے یہاں تو لا لا ہے اور یہاں آ ہو گیا، تو آپ جانتے ہیں یہ شعر غلط ہو گیا۔ اب میں اس پر پوری غزل کہہ دوں، پوری غزل ہی غلط ہو جائے گی۔ تو اب قافیہ کا جو تعین کرنا ہے وہ آپ کو مطلع میں ہی کر لینا ہے کہ آپ حرف روی کسے لیتے ہیں۔
اور जिसे आप हरफ रवी रखेंगे वो जितने भी मिसरे हैं, जितने भी अशार हैं, सभी में उसकी पाबंदी लाजमी है। नीचे देखें, मैंने उसको सही किया। तेरे जैसा मुझे मिला कोई, आ गई काम फिर दुआ कोई। अब देखिए यहाँ पर मिला और नीचे है दुआ, तब यहाँ पर हरफे रवी क्या है? तो अलिफ हरफे रवी है। अब यहाँ पर अगर मैं इसके बाद कोई भी शेर इस्तेमाल करूँ, कुछ भी इस्तेमाल करूँ जिसका हरफे रवी अलिफ हो, तो ये हमारे लिए जायज़ हो गया। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि हरफे रवी जब भी लेंगे उसका तयन मतलब में ही हो जाता है, और मतलब में अगर नहीं करते हैं तो फिर पूरा शेर ही आपका गलत हो जाएगा। आगे देखें, एक मिसाल आपके सामने मैं बता रहा हूँ। हवा जो कमरे में आ रही है, मुफ़ाइलातुन मुफ़ाइलातुन इसकी बहर है। बहरहाल बहर में तो जाना ही नहीं है, मैं बहर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसमें बहर के बारे में मैं बताऊँ तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, और क्या कहते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद उसमें वो बात ना आ सके जो मैं कहना चाहता हूँ। हवा जो कमरे में आ रही है, आ काफिया है, और आ को आपने जाना कि दो अलिफ को एक साथ मिलाते हैं तब आ बनता है। तो आ, तो इसमें हरफ रवी क्या है? अलिफ है। अब इसका कोई भी काफिया बनाएंगे उसमें अलिफ आना जरूरी है। तो काफिया मैंने पहले लिख लिया, सुना, बता, मिला, जगा, सता, सजा, गा, बला, ला, जा वगैरह। इसके अलावा भी हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी काफिया हमको इस पर याद आएंगे सबको मैं नोट करता रहूँगा, और फिर उसके हिसाब से मैं शेर बनाऊंगा। पहले काम किसका करूँगा? नीचे का। लेकिन मतलब में तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब में तो ऐसी कोई शर्त नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों मिसरे में काफी और अदीफ का इस्तेमाल करना है। तो मैंने लिखा, हवा जो कमरे में आ रही है, तेरी कहानी सुना रही है। अब नीचे मैंने लिख दिया, ये जिंदगी रास आ रही है, आ रही है, आ रही है। जैसे पहले इसका जुमला मैं बनाऊंगा, आ रही है, खा रही है, ला रही है, पा रही है। तो इसमें सबसे पहले ख्याल रखूंगा, जब आ रही है या जा रही है, इसमें मुअन्नस ही इस्तेमाल होगा। कोई भी लफ्ज़ जो मुअन्नस हो उसे ही इस्तेमाल करना है। तो आ रही है, तो क्या आ रही है? तो जिंदगी रास आ रही है, या कोई बच्ची आ रही है, या मेरी माँ आ रही है, या हवा आ रही है, या खुशबू आ रही है। तो इसको देख लेना है, और इसी के हिसाब से आप पहले जुमला बनाएं। तो मैंने इसका जुमला बनाया, ये जिंदगी रास आ रही है। तो जिंदगी रास क्यों आ रही है? तब इसका पहला मिसरा मैंने सोचा कि जिंदगी रास आ रही है, जिंदगी रास कैसे आएगी? तो मैंने कहा कि एक अच्छी बात है, किसी के खोने के बाद मुझको, मैंने किसी को खो दिया है, उसके बाद मुझे ज़िंदगी अच्छी लगने लगी है, मुझे ज़िंदगी अपने लायक लगने लगी है। तब मैंने कहा हाँ ये ठीक रहेगा। तो ये ज़िंदगी रास आ रही है किसी के खोने के बाद मुझको, तो किसी के खोने के बाद मुझको ये ज़िंदगी रास आ रही है, और मुझे मोहब्बत बुला रही है। पहले मैंने लिखा था बुला रही है, बुला रही है, तो कौन बुला रही है? अब इसमें बहुत सारे ख्यालात, अगर इसे हज़ल में ढाल दें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि इसमें कुछ अच्छा ख्याल, क्या बुला रही है? तो मौत बुला रही है, ये भी हो सकता है। मौत बुला रही है, ज़िंदगी बुला रही है, मोहब्बत बुला रही है, और कोई है जो मुझे बुला रही है। तो मुझे ये लगा कि मोहब्बत बुला रही है, इस पर एक जुमला सेट किया जाए। तो मैंने सेट किया, मुझे मोहब्बत बुला रही है। तो मोहब्बत बुला रही है, इसका पहला मिसरा क्या होना चाहिए? तो ख्याल बस्ती के एक घर से मुझे मोहब्बत बुला रही है। इस तरह मैंने किया तो एक मुकम्मल गज़ल मेरी तैयार हो गई। आपको भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप शायरी के शुरुआती दौर में हैं तो आप गज़ल और आप बहर और वज़न के चक्कर में बहुत ज़्यादा ना पड़ें। आप गुनगुनाएं, गुनगुनाने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे हवा जो कमरे में आ रही है, तो देखिए कैसे
ہوا جو کمرے میں آ رہی ہے، تیری کہانی سنا رہی ہے۔ مفائلاتن 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 مفائلاتن، کسی کے کھونے کے بعد مجھ کو مفائلاتن مفائلاتن، یہ زندگی راس آ رہی ہے۔ مفائلاتن مفائلاتن، یہ زندگی راس آ رہی ہے۔ تو دیکھا گنگنا کر میں نے اس کو سیٹ کر لیا۔ میں آپ کو یقین دلا دوں کہ کچھ سال پہلے تک مجھے بحر کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں ٹھیک ٹھاک لکھ لیا کرتا تھا۔ ہاں، میں نے ہمیشہ استاد رکھا ہے، آج بھی میرے استاد ہیں، اور میں فخر سے کہتا ہوں ان سے چیک ضرور کروا لیتا ہوں، اور میں زندگی کے آخری موڑ تک کوئی نہ کوئی استاد ضرور رکھوں گا، کیونکہ جب وہ اصلاح کر دیتے ہیں تو میرے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ میں جو کچھ دیتا ہوں اس میں وہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ضرور کرتے ہیں، جو میرے لیے ایک تحفہ سے کم نہیں ہوتا، ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ گنگنائیں، اور گنگنانے کے بعد لکھیں۔ اس کے بعد اگر آپ بحر کی جانکاری چاہتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ میں نے اپنی ذاتی رائے اس میں پیش کی ہے، وہ ساری باتیں آپ سے کہی ہیں جو کوئی کسی سے کہتا نہیں ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔